हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर में विक्रम नामक एक शेफ एक बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता, जिसे लोग चटखारे लेते हुए खाया करते। वो अपने स्टाफ के बाकी लोगों की भी मदद करता। उसका बॉस राजनाथ भी उसके काम से बहुत खुश होता। विक्रम, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। जो कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है वो बस तुम्हारे हाथों से बनाई गई डिशेस की तारीफ करता है। थैंक यू, एक अच्छे और वफादार शेफ होने के लिए। सर, यह रेस्टोरेंट हमारा परिवार है और हर ग्राहक एक मेहमान। तो फिर स्वाद और खाने में कोई आनाकानी कैसे आने दूं? मैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाते रहूंगा और रेस्टोरेंट को फायदा दिलाता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रेस्टोरेंट अच्छी तरह चल रहा होता है, लेकिन एक दिन राजनाथ का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसका लालची बेटा रेस्टोरेंट को एक बड़े आदमी को बेच देता है, जिसके चलते सभी स्टाफ मेंबर्स की नौकरी छूट जाती है और साथ ही विक्रम के लिए भी समस्या खड़ी हो जाती है। कम से कम बताकर तो निकालना चाहिए था हमें नौकरी से। यूं बिना बताए आखिरी मिनट पर बताया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे कंधों पर तो मेरी बीवी देवयानी और छोटे बेटे मनु की भी जिम्मेदारी है। मुंबई जैसे शहर में बिना नौकरी का कैसे गुजारा होगा हमारा? विक्रम बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी बीवी देवयानी को बताता है। हे भगवान, मन्नू की फीस भरनी है, बनिए की दुकान का पिछले 2 महीनों का हिसाब चुकाना है, बिजली का बिल, आपकी दवाइयाँ, इतने सारे खर्चे हैं, सब कुछ कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता सता रही है मन्नू के पापा। चिंता मत करो देवयानी, मैं कल सुबह ही शहर में नौकरी ढूंढने जाता हूँ। कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। विक्रम अगली सुबह नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन सुबह से रात तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी विक्रम को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर पर लौटता है और मंदिर से खाना लेकर आता है। ये लो देवयानी, घर पर कुछ खाने को नहीं था, इसलिए आते समय मंदिर से ये खाना लेते आया हूँ। क्या हुआ मन्नू के पापा? आपको नौकरी नहीं मिली? बोलिए ना। नहीं देवयानी, मैंने हर जगह ढूंढी, बहुत इंटरव्यूज दिए, उसके बाद भी नहीं मिली। अब कल और थोड़ी जगहों पर जाऊंगा। भगवान की कृपा रही तो नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ पापा, आपको नौकरी मिलकर ही रहेगी, देखना आप। हाँ मन्नू बेटा। विक्रम लगातार 5 दिन तक यूं ही रोजाना सुबह से रात तक पूरे शहर में नौकरी ढूंढते रहता, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और थक हार कर वो गांव जाने का फैसला ले लेता है। गांव? लेकिन मन्नू का स्कूल? देवयानी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण मनु को परेशानी हो, लेकिन अब हमारे हालात ही इतने बिगड़ चुके हैं, तो उसमें मैं क्या करूं? गांव में भी एक अच्छा स्कूल है, मनु वहां पर पढ़ लेगा। मैंने ताई जी और ताऊ जी को बोल दिया है कि हम आ रहे हैं वहां। विक्रम जब 20 साल का था तभी उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वो शहर आ गया और अकेले ही अपने दम पर सब कुछ किया। गांव में उसके ताऊजी हसमुख और ताई जी यामिनी रहते थे। हसमुख की बांस की खेती थी और गांव में उसका बांस का व्यापार था। जब हसमुख और यामिनी विक्रम के गांव आने की वजह जानते हैं, तभी वो दोनों भी चिंतित हो जाते हैं। अरे विक्रम बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं। तुम जाओ, जाकर बाजार में अपना ढाबा खोलो और पैसे कमाओ। हाँ विक्रम बेटा, तुम्हारे ताऊ जी एकदम सही कह रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो तो तुम्हारे ढाबे के खाने को गांव वाले पक्का पसंद करेंगे, देखना। हसमुख विक्रम को कुछ पैसे देता है, तभी विक्रम उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। नहीं ताऊ जी, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। ताऊ जी, मैं खुद पहले गांव में नौकरी या पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन देखना चाहता हूं। क्या पता जो नौकरी शहर में नहीं मिली वो गांव में ही मिल जाए। लेकिन विक्रम बेटा। ताऊ जी, रहने दीजिए ना। वक्त आने पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ही पैसे लूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। चलिए, आज मैं कुछ बढ़िया सा पकाता हूं, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह मनु का गांव के स्कूल में एडमिशन भी कराना है। विक्रम सबके लिए कढ़ाई पनीर बनाता है।
अरे वाह विक्रम बेटा, तुम्हारे हाथ का कढ़ाई पनीर तो बहुत ही कमाल का है। मजा ही आ गया खाकर। धन्यवाद ताई जी। अरे सच में कसूरी मेथी की खुशबू, ओहो, और उसका स्वाद। और साथ ही इतने यम्मी यम्मी पनीर के स्लाइसेस। आई लव पापा के हाथ के कढ़ाई पनीर। थैंक यू मेरा छोटू शेर। विक्रम अगले दिन मन्नू के गांव के स्कूल में एडमिशन कराता है और उसके बाद गांव में नौकरी ढूंढने जाता है। लेकिन अफसोस उस गांव में भी कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती। वो सारी हिम्मत हार चुका था और सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। तभी देवयानी के दिमाग में एक सुझाव आता है। ताऊ जी, क्या आप हमें थोड़े बांस की वो लकड़ियां दे सकते हैं क्या? मेरे पास एक शानदार सुझाव है जिसके लिए कहीं नौकरी पर जाने की भी जरूरत नहीं है और बिना पैसे के ये तैयार भी हो जाएगा। तुम किसकी बात कर रही हो देवयानी? मन्नू के पापा, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक बांस का ढाबा खोलें। बांस का ढाबा? बांस का ढाबा? हाँ जी, अगर अब हम ऐसे ढाबे को बनाएंगे तो न जाने कितने पैसे लग जाएंगे। उससे अच्छा एक बांस का ढाबा बनाते हैं। बांस की लकड़ियों से बना हुआ, बहुत सुंदर लगेगा। सुझाव तो अच्छा है देवयानी, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन हो पाएगा? जी हाँ, अगर हम सब ने साथ मिलकर काम किया ना तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। विक्रम, देवयानी, हंसमुख और यामिनी चारों मिलकर बांस के ढाबे को बनाने में लग जाते हैं। 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद विक्रम का बांस का ढाबा तैयार हो जाता है और वो देखने में काफी सुंदर भी लग रहा होता है। देवयानी, तुम्हारा सुझाव तो सच में बेहतरीन और शानदार निकला। हमारा बांस का ढाबा एकदम अनोखा, अलबेला और जबरदस्त लग रहा है। चलो विक्रम बेटा, ये नारियल फोड़कर ढाबे की आरती करो और चूल्हे पर तिलक करके माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करो और तब जाकर अपने काम की शुरुआत करना। ये लो, ये नजरबट्टू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे ढाबे के बाहर लगा दो। जी ताई जी, धन्यवाद। विक्रम नारियल फोड़कर और तिलक आरती करके ढाबे का काम शुरू करता है और नजरबट्टू को ढाबे के बाहर लगा देता है। थोड़ी ही देर में बांस का आकर्षण और स्वादिष्ट खाने की खुशबू गांव वाले को विक्रम के बांस के ढाबे की ओर खींच ही लाती है। अरे बोले तो एकदम धमाल कर दिया तुमने तो विक्रम बाबू। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। ये बैंगन का भरता, आहाहा, और ये गाजर का हलवा, ओए होए होए होए, मस्त, एकदम मस्त। अरे मुझे तो ये फूली हुई पूरियां इतनी पसंद आई है कि मैं तो और 2 प्लेट छोले पूरी ठूसने वाला हूँ। यहाँ इस बांस के ढाबे में आकर खाना खाना, आहा, कितना सुकूनदायक लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है कि हम किसी नैसर्गिक इलाके में या किसी झरने के पास पिकनिक मना रहे हैं। जी भाई साहब, आपने सही कहा। विक्रम अपने बांस के ढाबे के जरिए ढेरों पैसे कमाने लगता है और वो अपने परिवार को अब अकेला ही संभालने लगता है और ताऊ जी और ताई जी को भी आराम देता है। इस तरह बांस के ढाबे के जरिए उसकी तरक्की होती है और उसका ढाबा कुछ ही दिनों में पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। और एक वक्त पर जो विक्रम रेस्टोरेंट में खुद काम करता था, आगे जाकर उसी विक्रम के शहर में रेस्टोरेंट होते हैं। उमंगपुर कहकर एक गांव में वनराज नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जो अपनी साइकिल पर खाना बेचकर साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर अपना और अपने छोटे बेटे गोलू का पेट भरता। वनराज की बीवी उपासना की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वनराज ने ही अपने बेटे को अकेले संभाला होता है। ये ले गोलू बेटा, मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है और आज टिफिन में छोले और कुलचे दिए हैं और साथ ही मावा बर्फी भी। खुद भी पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। ठीक है पापा। और हाँ, आज फिर से कोई शैतानी मत करना। टाई पहनो अपनी सही से। देखो कैसे यूनिफॉर्म पहना है। कब सीखोगे मेरे लाल? वनराज एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाता और गोलू को माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं देता। वो रोज सुबह गोलू को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ता और फिर वहां से वो गांव के बाजार में जाकर साइकिल पर खाना बेचने लगता। वो खाने को ऐसे बर्तनों में भरकर जाता जिससे खाना दिन भर ताजा और गर्म रहता। सभी वनराज के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते और बड़े ही चाव से खाते। ओए होए होए,
क्या गाजर का हलवा है जी, और क्या बेमिसाल दाल है। मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया। और तुसी ग्रेट हो यार वनराजपुरा। अरे मुझे तो एक और प्लेट पकौड़े वाली कड़ी और चावल देना, और हाँ, यह पापड़ भी देना। बहुत ही कमाल का बनाया है भाई साहब आपने। बड़े बड़े रेस्टोरेंट का स्वाद फीका पड़ जाएगा आपके साइकिल ढाबा के सामने। अरे धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए, ये आपका करी चावल और पापड़। वनराज का साइकिल ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। दिन भर उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी तो दिन खत्म होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता। वनराज की बढ़ती सफलता देख गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले मालिक कुंदन सिंह को बहुत जलन और गुस्सा आता है, क्योंकि गांव वाले सिर्फ वनराज के साइकिल ढाबे पर ही जा रहे होते हैं और कुंदन सिंह के ढाबे पर नहीं, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा होता है। अरे बस, बहुत हुआ उस बनराज का तमाशा। जीना दुश्वार करके रख दिया है उसने। अरे जिसे देखो उसी के 2 कौड़ी के ये साइकिल ढाबा के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके इस फटीचर फालतू के साइकिल ढाबा पर। साहब, सुना है उसके साइकिल ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मैं भी जब जब उसके साइकिल ढाबे के पास से गुजरता हूं ना, तभी क्या कमाल की सुगंध आती है। गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, चावल, छोले, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। आय हाय हाय। कुंदन सिंह अपने नौकर को थप्पड़ मारता है। अबे बेवकूफों के महाराज, अगर तुझे भी उस घोंचू वनराज के बकवास साइकिल ढाबे का खाना खाने का इतना ही मन हो रहा है और उसका फैन बनने के लिए तू इतना ही मरे जा रहा है, तो फिर जा उसके पास ही जा। अरे नाना साहब, ऐसा नहीं है। अरे मेरे तो आप ही साहब हो, मैं क्यों जाऊं उस वनराज के पास। कुंदन सिंह अपने ढाबे को फिर से ग्राहकों से भरा हुआ देखने के लिए वनराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लग जाता है। वहीं बेचारा वनराज दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और गोलू का भी ख्याल रखता। साहब, कुछ सोचा या नहीं? उस वनराज नाम के कंकड़ को रास्ते से कैसे हटाना है? हाँ बल्ली, सोच लिया है मैंने। बहुत साइकिल पर सवार होकर आसमान में उड़ता रहता है ना, अब तो मैं उसके पंख ही काट डालूंगा। मतलब आपका जलेबी खाने का मन हो रहा है क्या साहब? नहीं, बहुत जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, उस बनराज का एक्सीडेंट करवाऊंगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा, और फिर ना तो वो साइकिल चला पाएगा और ना ही खाना बना पाएगा। अरे अरे, वाह 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 वाह, क्या मास्टरमाइंड हो साहब आप। आपने तो कमाल कर दिया। एक रात जब वनराज साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी कुंदन सिंह के आदमी एक ट्रक में सवार होकर वनराज को ठोक देते हैं और वनराज बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले वहां आकर उसे पास के अस्पताल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि वनराज अभी अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है, जिसके बाद वो चल नहीं पाता और अभी गोलू उसकी देखरेख करने लगता है। ये लो पापा, मैंने आपके लिए ये कचौड़ियाँ खरीद कर लाई है। आपको भूख लगी होगी ना, और ये चाय के स्टॉल से चाय भी लाई है। चलिए उठकर बैठिए पापा। अरे धन्यवाद गोलू बेटा, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। तुम्हें भगवान जिंदगी में ढेरों खुशियां और खूब सारी तरक्की दे। जुग जुग जियो मेरे लाल। वनराज के साइकिल ढाबे के बंद होने के बाद कुंदन सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो अपने नौकर बल्ली से कहता है, देखना बल्ली, अब तो वो वनराज अपाहिज हो गया है, और अब उसके साइकिल ढाबे के बंद होने के कारण गांव वालों को तो घूम फिर के मेरे ढाबे पर ही आना होगा। लेकिन साहब, मैं तो कल से अब तक इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे ढाबे पर गांव वाले आए ही नहीं। कुंदन सिंह गांव वालों के आने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन 2 से 3 दिन होने के बाद भी उसके ढाबे पर ग्राहकों का अता पता नहीं होता।
अरे साहब, क्यों? कहाँ भाग गए सारे गांव वाले? कहीं एक साथ ट्रिप बनाकर चांद पर तो नहीं चले गए? 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक हालत वैसी की वैसी ही है। ज्यादा दांत मत दिखा बल्ली, वरना हथौड़े से ही तेरे दांत तोड़ दूंगा। आएंगे, ग्राहक आएंगे, तो बस देखना। सहज पके तो मीठा होए, धीरे धीरे से ही सही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सपनों में। वहीं दूसरी तरफ वनराज घर पर रहकर बहुत चिंताग्रस्त होता है। पैसे खत्म होते जा रहे हैं। गोलू के स्कूल की फीस भरनी है, राशन भी खत्म होने वाला है घर का। अगले महीने गोलू की पिकनिक है, घर का किराया, मेरी दवाइयों का खर्चा। नहीं, मैं यूं घर पर नहीं बैठ सकता। अपाहिज हो गया हूं तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपना साइकिल ढाबा तो चलाकर ही रहूंगा। एक सुबह जब कुंदन सिंह अपने ढाबे की ओर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में लोगों की भीड़ देखता है और वो सभी वनराज साइकिल ढाबे का खाना खा रहे होते हैं। ये देख कुंदन सिंह हैरान और दंग रह जाता है। अरे ये क्या, इस वनराज ने फिर से अपना ढाबा खोल लिया, लेकिन ऐसे कैसे? कुंदन सिंह आगे जाकर भीड़ में देखता है, तभी वनराज एक 3 टायर वाली हैंडीकैप ट्राईसाइकिल पर सवार होकर खाना बेच रहा होता है। वनराज हैंडीकैप्ड होकर भी हैंड पेडल वाली साइकिल से अपने साइकिल ढाबे को चला रहा होता है। अरे वनराज भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपाहिज होने के बाद भी अपने साइकिल ढाबे को बंद नहीं होने दिया और काम कायम रखा। अब तो मैंने तुम्हारा वीडियो शूट करके ही रहूंगा, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वनराज की ये हिम्मत देखकर कुंदन सिंह के तोते उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वनराज पर चाहे कितनी भी मुसीबतें डाल दो, वो उन्हें मात देकर ही रहेगा। लगता है मैं दुनिया की हर एक चाल चल लूं, लेकिन ये वनराज वो पत्थर है जो जरा भी टस से मस नहीं होगा। मुझे खुद ही अपने ढाबे को कामयाब बनाना होगा। यूं दूसरों को हराने के चक्कर में खुद ही हारते जा रहा हूं। कुंदन सिंह अपने ढाबे को ठीक करने और सुधारने में जुट जाता है। वहीं अपाहिज होने के बाद भी वनराज साइकिल ढाबा चलाकर बहुत नाम और पैसा कमाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।